आज के सेशन का आधार हमारी 24 अप्रैल की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ब्रीफ स्लाइड्स होंगी। हम सीधे एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग से शुरुआत करेंगे साउंड्स गुड। और इस मैक्रो टू माइक्रो के सफ़र को ट्रेस करेंगे। एक जियोपॉलिटिकल टेंशन कैसे आम नागरिक की थाली तक पहुंचती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और करेंसी डिप्रिसिएशन पर फोकस करती है। तो ये जो स्लाइड है ना, ये आज की ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही वॉलेटाइल पिक्चर प्रेजेंट कर रही है। एक डायरेक्ट डोमिनो इफेक्ट प्ले आउट हो रहा है यहाँ। डेटा पॉइंट्स सच में थोड़े स्कैरी हैं। रुपया गिरकर सीधे 94 रुपए पर यूएसडी तक पहुंच गया है। हाँ, 94 इज ह्यूज। उसके साथ ही बीएसई सेंसेक्स 8,552 पॉइंट्स टूट गया है। और इस पूरे मार्केट क्रैश के पीछे जो ट्रिगर पॉइंट दिख रहा है वो है क्रूड ऑयल का $100 का आंकड़ा पार कर जाना। बिल्कुल। लेकिन कॉजेलिटी तो समझ आती है, पर एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ हमारे रुपए को वीक कैसे कर सकती हैं। मेरा मतलब है वो स्ट्रांग हो रहे हैं तो हम वीक क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही लॉजिकल मैकेनिज्म है जिसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है यूएस इकोनॉमी की मजबूती से। ओके। जब यूएस में ग्रोथ स्ट्रांग होती है तो वहां का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से सोचिए। राइट, उन्हें कहाँ ज्यादा फायदा मिलेगा? एग्जैक्टली। अगर उन्हें बिना किसी रिस्क के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में हाई रिटर्न मिल रहा है तो वो इमर्जिंग मार्केट्स का रिस्क क्यों लेंगे? नतीजा ये होता है कि वो इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफपीआई आउटफ्लोज कहते हैं ना। सही पकड़ा। डॉलर्स देश से बाहर जाने लगते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और अपना रुपया वीक होने लगता है। और इस आग में घी डालने का काम करता है क्रूड ऑयल। हाँ, वो एक अलग पेन पॉइंट है। क्योंकि जब ऑयल $100 क्रॉस करता है और चूंकि इंडिया अपनी ऑयल जरूरतों का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, हमारा इंपोर्ट बिल अचानक ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। बिल्कुल। हमें ऑयल खरीदने के लिए और ज्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं। और जब ऑयल इंपोर्ट के लिए हेवी डॉलर आउटफ्लो होता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड वाइडन होने लगता है। और यहीं पर एक और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का फैक्टर आता है, कॉर्पोरेट हेजिंग। ओह, उसके बारे में थोड़ा बताइए, ये कैसे काम करता है? तो जब इंपोर्ट करने वाली कंपनीज देखती हैं कि रुपया लगातार गिर रहा है तो वो पैनिक में आकर अपनी फ्यूचर डॉलर लायबिलिटीज को पहले से ही लॉक करने लगती हैं। अच्छा, मतलब फ्यूचर के लिए अभी से डॉलर खरीद लेना। हाँ, वो मार्केट से एग्रेसिव डॉलर बाइंग करती हैं। ये पैनिक बाइंग रुपए पर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का प्रेशर बनाती है और उसको और ज्यादा पुश डाउन करके 94 तक ले आती है। वाओ! पर इस स्लाइड में क्लियरली विनर्स वर्सेस लूजर्स का क्लासिफिकेशन भी दिया गया है। एक वीक रुपी का असर सब पर नेगेटिव नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आईटी कंपनीज, गारमेंट एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और रेमिटेंस रिसीवर्स, ये सब क्लियर विनर्स है क्योंकि इनकी आमदनी सीधे डॉलर्स में होती है। हाँ, उनके मार्जिन बढ़ जाते हैं। लेकिन वही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एयरलाइंस और फार्मा कंपनीज जो एपीआईज इंपोर्ट करती हैं, उनका मार्जिन लगभग खत्म हो जाता है। राइट। पर यहाँ एक बॉक्स है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी अलर्ट। ये थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है इस मैक्रो पिक्चर में। ये बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस नहीं है। एक्चुअली ये इकोनॉमी के लिए एक हिडन ट्रैप है। हमारा देश फर्टिलाइजर्स के लिए, खास तौर पर पोटैसिक और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के लिए वेस्ट एशिया पर हेवीली डिपेंडेंट है। ओके। तो जब करेंसी वीक होती है और जियोपॉलिटिकल शॉक्स आते हैं तो फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना एक्सॉर्बिटेंट हो जाता है, बहुत महंगा। पर अगर इंपोर्ट महंगा हो गया है तो सरकार डायरेक्टली किसानों के लिए एमएसपी, मेरा मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्यों नहीं बढ़ा देती? मार्केट डायनामिक्स को अपना काम करने देना चाहिए ना। अगर सरकार एमएसपी ड्रास्टिकली बढ़ाएगी ना तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फूड इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। पूरे देश में खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। ओह, तो आम आदमी पर असर आएगा। एग्जैक्टली। और फूड इन्फ्लेशन आते ही आरबीआई पर प्रेशर बनेगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स कम ना करें, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉल हो जाएगी। इस विशेष साइकिल से बचने के लिए सरकार उस कॉस्ट को एमएसपी पर पास ऑन ना करके खुद एब्जॉर्ब करती है। यानी सारा बर्डन सरकार उठाती है। जिसका नतीजा ये होता है कि सरकार का फिस्कल सब्सिडी बर्डन अचानक से शूट अप कर जाता है, जो बजट डेफिसिट्स को डेंजरस जोन में पुश कर देता है। ये क्लासिक मैक्रो इकोनॉमिक कैच 22 सिचुएशन है। अब समझ आई बात। एक एंडलेस चेन रिएक्शन चल रही है। जब इंपोर्ट बिल्स बढ़ते हैं और सिस्टम में ऐसी पैनिक आती है तो रेगुलेटरी बॉडीज बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकती। उन्हें मार्केट को स्टेबलाइज करना पड़ता है
और शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के बफर्स बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल फायर फाइटिंग करनी पड़ती है। इसीलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो आरबीआई के इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और फिनटेक डायरेक्टिव्स पर है। यहाँ सेंट्रल बैंक का मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच साफ दिख रहा है। आरबीआई इस वक्त सिर्फ डोमेस्टिक लिक्विडिटी नहीं बल्कि इंटरनेशनल बफरिंग पर भी काफी अग्रेसिव काम कर रहा है। स्लाइड के डेटा के हिसाब से आरबीआई ने मालदीव्स के साथ 30 बिलियन रुपए का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है सार्क फ्रेमवर्क के अंडर। हाँ, और उसके साथ ही जापान के बैंक ऑफ जापान के साथ एक मैसिव $75 बिलियन का बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ एक डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन फील होता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, एक तरफ हमारा अपना रुपया 94 तक गिर गया है, सिस्टम क्राइसिस में है, और दूसरी तरफ आरबीआई मालदीव्स और जापान के साथ इतने बड़े करेंसी स्वैप्स बांट रहा है। जब खुद के फंडामेंटल्स इतने शेकी हैं तो ऐसी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्यों? मैं समझता हूँ ये कॉन्ट्रडिक्शन सुपरफिशियली जरूर लगता है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो करेंसी स्वैप्स क्राइसिस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टूल होता है। अच्छा, कैसे? जापान के साथ जो $75 बिलियन का स्वैप है वो असल में एक सेफ्टी नेट है। अगर मार्केट में स्पेक्युलेटर्स रुपए को लगातार शॉर्ट करने लगें और फॉरेक्स रिजर्व्स पर प्रेशर आए, तो आरबीआई इस एग्रीमेंट के तहत जापान को रुपया देकर $75 बिलियन तक की हार्ड करेंसी ले सकती है। ओके, मार्केट में इंटरवीन करने के लिए। एग्जैक्टली। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक क्लियर सिग्नल देता है कि आरबीआई के पास आग बुझाने के लिए अनलिमिटेड पानी है। पैनिक फैलने का चांस कम हो जाता है। और मालदीव्स वाला एग्रीमेंट, वो 30 बिलियन रुपए का स्वैप तो शायद सेफ्टी नेट से ज्यादा फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। वो रीजनल फाइनेंशियल डोमिनेंस बनाए रखने का एक वाइटल मैकेनिज्म है। अगर ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में मालदीव्स को अपनी इंपोर्ट नीड्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है और भारत उन्हें स्वैप फैसिलिटी नहीं देता, तो वो नेचुरली चाइना की तरफ जाएंगे फॉर बेल आउट लोन्स। इसकी लिमिट 2.5 लाख करोड़ रुपए तय की गई है। पर यहाँ फिर एक कंफ्यूजन आता है। कैसी कंफ्यूजन? सरकार को सेंट्रल बैंक से इस तरह के एडवांस लिमिट की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या उनके पास टैक्स कलेक्शन का अपना पैसा नहीं होता? टैक्स कलेक्शन का पैसा जरूर होता है, पर उसका फ्लो और टाइमिंग मैच नहीं करते हमेशा। मतलब? देखिए, सरकार को डेली बेसिस पर सैलरीज, पेंशन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट्स करने होते हैं। लेकिन जो टैक्स रिसीट्स आती हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो या जीएसटी, वो क्वार्टर या महीने के स्पेसिफिक दिनों में आती हैं। ओह, तो डेली खर्चे और लमसम आमदनी का मिसमैच है। एग्जैक्टली। तो जो रिसीट्स और डेली एक्सपेंडिचर के बीच का कैश फ्लो मिसमैच होता है, उस टेम्पररी गैप को ब्रिज करने के लिए WMA एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह काम करता है। समझ गए। 2.5 लाख करोड़ की लिमिट इंश्योर करती है कि सिस्टम में लिक्विडिटी बिल्कुल स्मूथ रहे। और आने वाले 3 सालों के मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल गोल्स के लिए आरबीआई ने उत्कर्ष 3.0 फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया है। मैक्रो लेवल पर बैंकिंग की स्टेबिलिटी तो ठीक है, पर फिनटेक सेक्टर में भी काफी डीप स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहे हैं। अगर इस स्लाइड के पेमेंट सिस्टम्स और भारत कनेक्ट वाले सेगमेंट को देखें तो पे पॉइंट इंडिया आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम यानी सीपीएस में शामिल होने वाली पहली प्राइवेट नॉन बैंक फिनटेक बन गई है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है ना? और साथ ही पीएनबी ने कीवी के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो सीधे यूपीआई के साथ लिंक्ड होगा। लेकिन इन सब में एक काफी पेक्यूलियर सा अपडेट है। कौन सा? भारत कनेक्ट ने मोगो लॉन्च किया है, जो बेसिकली एक यूनिक सोनिक साउंड है हर सक्सेसफुल पेमेंट के लिए, और साथ में यूपीएमएस यानी यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है। ये साउंड और ऑटोमेशन का कॉम्बिनेशन क्या अचीव करना चाहता है? देखिए, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का एक ब्रिलियंट मिक्स है। एक सोनिक साउंड या मोगो सिर्फ एक ब्रांडिंग गिमिक नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? भारत जैसे देश में जहां अभी भी डिजिटल लिटरेसी टियर 3 या रूरल एरियाज में बढ़ रही है, एक डिस्टिंक्ट साउंड वेंडर और कस्टमर दोनों को इंस्टेंट ट्रस्ट देता है। कंफर्मेशन के लिए बार-बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक एन ऑडिटरी कन्फर्मेशन। हाँ, काफी कन्वीनियंट है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यूपीएमएस बैकग्राउंड में रिकरिंग मैंडेट्स और बिल प्रेजेंटमेंट्स को ऑटोमेट करता है, जिससे डिफॉल्ट रेट्स कम होते हैं और सिस्टम को सेफ रखने के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी टाइट हो रही हैं। हाँ, मैं पढ़ रही थी कि नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस के लिए नेटवर्थ रिक्वायरमेंट 5 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 15 करोड़ कर दी गई है। सही बात है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट में अब कंसोलिडेशन फेज आ गया है। यानी छोटे प्लेयर्स फिल्टर आउट हो जाएंगे। हाँ, सिर्फ सीरियस और फाइनेंशियली हेवी प्लेयर्स ही सर्वाइव करेंगे, ताकि बेसिकली कंज्यूमर्स का पैसा सिक्योर रहे।
मेक सेंस। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल बैंकिंग के इस हाई लेवल फायर फाइटिंग के बाद ग्राउंड रियलिटी देखना जरूरी है, क्योंकि पॉलिसीज आम नागरिक और सोसाइटी के लेवल पर कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली, क्योंकि इवेंचुअली इकोनॉमी ह्यूमन कैपिटल से ही चलती है। सही कहा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो नेशनल पॉलिसीज पर फोकस करती है। ये स्लाइड एक्चुअली डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स और सोशल वेलफेयर का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप दिखाती है। इस लैंडस्केप में ना मुझे एक तरफ फ्यूचर बिल्डिंग दिख रही है और दूसरी तरफ बेसिक सर्वाइवल की लड़ाई। जैसे एक सेक्शन देखिए, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड मिल रहा है। राइट। दूसरी तरफ टीडीआईपी स्कीम में 5G और 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 203 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। और अगर स्टेट लेवल पर देखें तो मेघालय की सीएम इंस्पायर योजना है, जो यूथ को यूपीएससी प्रिपरेशन और ट्रैवल कॉस्ट पर सब्सिडी दे रही है। ये सब एक इमर्जिंग सुपर पावर के एस्पिरेशंस हैं। 6G रिसर्च फंडिंग ये इंश्योर करती है कि हम आने वाले डेकेड में टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स नहीं बल्कि स्टैंडर्ड सेटर्स बने। पर यहीं पर ना एक बहुत ग्लेरिंग डिस्कनेक्ट नजर आता है मुझे। कैसा डिस्कनेक्ट? देखिए, ह्यूमन कैपिटल की बात तो हो रही है, पर उस कैपिटल का एक्चुअल लेवल क्या है? हम सेंटर लेवल पर 203 करोड़ 6G रिसर्च में डाल रहे हैं और ठीक उसी समय एक स्टेट गवर्नमेंट को अपना फंड यूथ की यूपीएससी कोचिंग पर सब्सिडाइज करने के लिए लगाना पड़ रहा है, क्योंकि शायद वहाँ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट ही नहीं हो रहा। ये एक वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन है। और इससे भी बड़ा कॉन्ट्रास्ट नमस्ते स्कीम के मैट्रिक्स में दिखता है। हम एक तरफ क्वांटम कंप्यूटिंग और 6G की बात करते हैं और ठीक उसी वक्त हम सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाने की योजना चला रहे हैं। उन्हें मैनुअल स्कैवेंजिंग से निकालने के लिए लोन्स दे रहे हैं। ये एक ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस की क्लियर पिक्चर है, जहां लगता है एक ही देश के लोग दो अलग अलग सदियों में जी रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ और ये कॉन्ट्रास्ट ही एक्चुअली किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का कोर ट्रूथ होता है। हम दोनों एक्सट्रीम्स को इग्नोर नहीं कर सकते ना। सही बात है। नमस्ते स्कीम का डेटा रियलिटी में एक मॉन्यूमेंटल सोशल शिफ्ट दिखाता है। स्लाइड के अनुसार NSKFDC द्वारा असिस्ट किए गए लगभग 30,000 बेनिफिशरीज में से 97% महिलाएं हैं। ओह वाह, 97% है ना? ये तो काफी बड़ा नंबर है ना? जब मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े मार्जिनलाइज्ड परिवारों को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है तो बेसिकली आप सिर्फ उनका ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर रहे, आप इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी को तोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल डिग्निटी को पैरेलल चलना ही पड़ेगा। वो बैलेंस रखना सच में क्रूशियल है। और इसी बैलेंस का एक और डायमेंशन कल्चर और प्रोटेक्शन में दिखता है। हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए VM फ्रेम्स कंपटीशन लॉन्च हुआ है, जिसमें वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 50 लाख रुपए का इनाम रखा गया है शॉर्ट फिल्म्स के लिए। ये सॉफ्ट पावर बिल्ड करने का एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसके साथ ही मॉडर्न प्रोटेक्शनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में OGI यानी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लग रहा है। मीटी सेक्रेटरी को इस 6 मेंबर बॉडी का हेड बनाया गया है। अचानक गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए इतनी हाई पावर्ड अथॉरिटी की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ बच्चों का एंटरटेनमेंट थोड़ी रहा है, ये एक मैसिव फाइनेंशियल वेक्टर बन चुका है। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जिन यूथ्स को हम इंटर्नशिप और यूपीएससी की कोचिंग दे रहे हैं, वही यूथ अनरेगुलेटेड ऑफशोर बेटिंग एप्स और एडिक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का प्राइमरी टारगेट भी है। राइट, उनका स्क्रीन टाइम वहीं जा रहा है। एग्जैक्टली। तो मीटी के आने का मतलब है कि सरकार इसे सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर या गैम्बलिंग इशू नहीं, बल्कि एक डिजिटल सिक्योरिटी और ह्यूमन कैपिटल प्रिजर्वेशन इशू की तरह देख रही है। ये फ्रॉड और एडिक्शन दोनों से यूथ को शील्ड करने का एक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट है। काफी इंसाइटफुल पॉइंट है ये। नेशनल पॉलिसीज तो पेपर पर काफी विजनरी लगती हैं, पर असली इम्प्लीमेंटेशन हमेशा स्टेट्स और लोकल ज्योग्राफी में दिखता है। हाँ, ग्राउंड रियलिटी वही पता चलती है। वहाँ इकोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फेलियर्स का टकराव और भी क्लियर होता है। ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस को ठीक से डिकोड करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो रीजनल रेडार को मैप करती है। यहाँ इंडिया का मैप अलग अलग लोकल डेवलपमेंट से हाईलाइट हो रहा है। ओह, ये स्लाइड तो खासतौर पर जो एग्जाम्स के एनवायरनमेंट और स्टैटिक अवेयरनेस सेक्शंस होते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं एक ऐसे ही टकराव से। उत्तर प्रदेश की शेखा झील को, जो अलीगढ़ में है,
फॉर्मली इंडिया की 99वीं यानी 99th रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, जो कि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड है। ये तो अच्छी खबर है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के हिसाब से। हाँ, पर ठीक इसके कॉन्ट्रास्ट में तेलंगाना का डेटा है। UCLA के ग्लोबल स्टडी के अनुसार सिकंदराबाद का लैंडफिल मीथेन एमिशंस के मामले में पूरे विश्व में 4th रैंक पर है। देखा जाए तो हम एक स्टेट में नेचुरल कार्बन सिंक बचा रहे हैं और दूसरे स्टेट में एक मैसिव इकोलॉजिकल बॉम्ब फटने का इंतजार कर रहे हैं। इकोलॉजिकल बॉम्ब, बिल्कुल सही शब्द यूज किया है। अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फेल होना ये सिर्फ कचरे की प्रॉब्लम थोड़ी है, ये क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट एक्सेलरेटर है। यहाँ इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म समझना जरूरी है। हाँ, प्लीज बताएं कि ये लैंडफिल से इतनी मीथेन क्यों निकल रही है। जब एक ओपन लैंडफिल में ऑर्गेनिक वेस्ट डंप किया जाता है और उसके ऊपर और कचरा डाल के उसको कवर कर दिया जाता है, तो बेसिकली अंदर ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है। ओके। इस एयरटाइट एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया एनारोबिक डिकॉम्पोजिशन शुरू करते हैं और इस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होती है मीथेन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 28 गुना ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। वेट 28 टाइम्स मोर पोटेंट। हाँ, तो सिकंदराबाद का 4th ग्लोबली रैंक होना अर्बन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फेलियर हाईलाइट करता है। ये डायरेक्टली ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा तो हेल्थ बजट बढ़ेगा, जिससे वापस फिस्कल डेफिसिट पर असर आएगा। एक कंटिन्यूअस चेन है। एकदम सही कहा। अब चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में एवरेडी द्वारा इंडिया की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कमीशन हुई है। इंडस्ट्रियल पुश दिख रहा है वहाँ। और लोकल एग्रीकल्चरल फ्रंट पर गुलमर्ग चीज और उसकी याक चुरपी वैरायटी ने इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड स्वीप किए। JNK में ऐसे इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट्स बहुत केयरफुली डिजाइन किए जाते हैं। सांबा एक बॉर्डर एडजेसेंट एरिया है ना? हाँ, बिल्कुल। वहाँ प्राइवेट हेवी इंडस्ट्रीज का आना स्टेट को मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक इंजन के साथ जोड़ने का एक डेलिब्रेट प्रयास है। उसी तरह गुलमर्ग चीज जैसी लोकल प्रोड्यूस का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना, ये GI टैग्स और एक्सपोर्ट इकोनॉमी के नए रास्ते खोलता है। ये सब नॉर्मलाइजेशन के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं। ट्रू। और इसी ग्राउंड रियलिटी के सफर में हिस्ट्री अचानक वर्तमान से आकर टकराती है। जैसा मैंने एपिसोड के शुरू में जिक्र किया था, झारखंड की सुवर्णरेखा नदी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने का 227 किलो का एक बॉम्ब मिला है। इस अकेले फैक्ट ने मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर दिया। किस बारे में? कि पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स का मलबा अभी भी हमारे एनवायरनमेंट में लिटरली दफन है, जो कभी भी सरफेस कर सकता है। ये सच है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अपने पीछे डेकेड्स तक चलने वाला एक रेजिड्यू छोड़ जाते हैं, चाहे वो बॉम्ब हो या बॉर्डर डिस्प्यूट्स। एग्जैक्टली। और ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के रेमनेंट्स और JNK का डोमेस्टिक इंटीग्रेशन हमें एक बड़े ग्लोबल पिक्चर की तरफ ले जाते हैं। दुनिया में भारत की पोजीशनिंग और मिलिट्री स्टैंडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये स्लाइड जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और स्पोर्ट्स के अजीब विरोधाभासों को सामने रखती है। हाँ, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट रिकॉर्ड हुआ है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग का इंडिया विजिट 8 साल बाद किसी कोरियन हेड ऑफ स्टेट का पहला दौरा है। उन्होंने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 2026 से 2030 तक डिफाइन किया है। ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हिसाब से क्रूशियल है। और अगर सॉफ्ट पावर की बात करें तो फ्रांस ने ऑफिशियली इंडियंस के लिए वीजा फ्री एयरपोर्ट ट्रांजिट इनेबल कर दिया है, जो डायरेक्टली इंडियन पासपोर्ट की बढ़ती स्ट्रेंथ को दिखाता है। सॉफ्ट पावर तो बढ़ी रही है, लेकिन असली जंप सॉफ्ट पावर में नहीं, हार्ड पावर में आई है इस बार। सही कहा। कायरो में हुई 11th जॉइंट डिफेंस कमेटी की मीटिंग में ये डेटा प्रेजेंट किया गया कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन पहली बार $20 बिलियन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर चुका है। हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी से बाहर आकर एक ग्लोबल सप्लायर बनने की ट्रेजेक्टरी पर हैं अब। ये शिफ्ट पिछले कुछ सालों की एग्रेसिव लोकलाइजेशन का नतीजा है। अभी दुनिया भर में काफी इंटेंस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ही बात करें तो US एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम USS जॉर्ज H.W. बुश है, वो वहां पहुंच चुका है। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने एक ओपन वार्निंग दी है कि जब तक US उनके पोर्ट्स का ब्लॉकेड रखेगा, वो इस क्रूशल स्ट्रेट को पूरी तरह बंद रखेंगे। और इस स्टैंड ऑफ को और एस्केलेट करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने US नेवी को एक्सप्लिसिटली ऑर्डर दिया है
कि जो भी बोट्स वहां सी माइंस बिछा रही हैं उन्हें शूट एंड किल कर दिया जाए। Yeah, that's a massive escalation. आई नो राइट। इसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने गायाना फ्लैग टैंकर मजेस्टिक एक्स को सीज भी कर लिया है। ये सब बस एक नैरो सी पैसेज में हो रहा है। इस ज्योग्राफी की ग्रेविटी को समझना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट्स में से एक है। राइट। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 1/3 हिस्सा यहां से गुजरता है। अगर वहां माइंस बिछाई जा रही हैं या टैंकर सीज हो रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम्स स्काईरॉकेट कर जाते हैं। मजेस्टिक एक्स का सीजर इस बात का प्रूफ है कि अब मैरीटाइम लॉज को इन्फोर्स करने का तरीका कितना अग्रेसिव हो चुका है। ये सिर्फ मिलिट्री टेंशन नहीं है, तो और क्या है? ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पर एक डायरेक्ट थ्रेट है। मैं यहाँ एक और डायमेंशन ऐड करना चाहूंगी जो थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है। अच्छा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ये हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल हेजबुल्ला सीज फायर को 3 वीक्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। राइट। और इसी रीजन में यूएस सेनेटर मार्को रूबियो का एक बड़ा अजीब स्टेटमेंट आया है कि 2026 वर्ल्ड कप में ईरानियन फुटबॉलर्स का पूरा स्वागत है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तरफ शूट एंड किल और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, ये पैराडॉक्स कैसे वर्क करता है? देखिए, ये मॉडर्न डिप्लोमेसी का एक क्लासिक डुअल ट्रैक अप्रोच है। जब हार्ड पावर यानी मिलिट्री लाइंस पर डेडलॉक होता है तो नेशंस सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं ताकि कम्युनिकेशन के सारे रास्ते कंप्लीटली बंद ना हो जाएं। अच्छा, लाइक कीपिंग अ विंडो ओपन। एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हिस्टोरिकली एक बैक चैनल की तरह काम करती है, लेकिन इस पॉलिटिकल मनोवरिंग के बीच एक और रियलिटी है जो अक्सर हेडलाइंस में दब जाती है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी यूएनएफपीए ने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डेटा रिलीज किया है। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से मिडल ईस्ट क्राइसिस फंडिंग में लगभग 161 मिलियन वुमेन इनविजिबल बन चुकी हैं। वेट, 161 मिलियन? हाँ। इनविजिबल से उनका मतलब है कि जब कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ह्यूमैनिटेरियन एड या फंड्स आते हैं तो वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या काइनेटिक ऑपरेशंस को रीबिल्ड करने में चले जाते हैं, और जो रिसोर्सेज स्पेसिफिकली मैटरनल हेल्थ, फीमेल हाइजीन या उनकी सिक्योरिटी के लिए होने चाहिए वो सिस्टम में आते ही नहीं है। 161 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है। ये ह्यूमन कॉस्ट है इन जियोपॉलिटिकल स्टेलमेट्स की। जब इंस्टीट्यूशंस फेल होती हैं तो सबसे वल्नरेबल डेमोग्राफिक सबसे पहले सफर करती हैं, और इंस्टीट्यूशन सिर्फ वॉर जोन्स में अंडर प्रेशर नहीं है। अगर हम यूरोप की तरफ देखें, हाँ, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ ईयू ने यूक्रेन के लिए एक मैसिव 90 बिलियन यूरो का लोन अप्रूव किया है। 90 बिलियन? यूरोपियन इकोनॉमीज तो खुद पिछले कुछ सालों से इन्फ्लेशन और स्लो ग्रोथ से जूझ रही हैं। ऐसे में इतना बड़ा लोन वो लोग डोमेस्टिक फ्रेमवर्क्स में जस्टिफाई कैसे करते हैं? यही तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। यूरोप इसे सिर्फ यूक्रेन की हेल्प की तरह नहीं देख रहा, वो इसे अपनी खुद की लॉन्ग टर्म बॉर्डर सिक्योरिटी की तरह देख रहा है। उन्हें लगता है कि अगर यूक्रेन फेल हुआ तो डिफेंस स्पेंडिंग 90 बिलियन यूरो से कहीं ज्यादा करनी पड़ेगी। मेक सेंस। इसके अलावा एक और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जिसे अब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। पैसिफिक कम्युनिटीज ने क्लाइमेट मोबिलिटी मूवमेंट डिक्लेयर किया है। ये टर्म सुनने में बड़ा डिप्लोमेटिक लगता है, पर इसका एक्चुअल मतलब है फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। राइजिंग सी लेवल्स की वजह से पैसिफिक आइलैंड्स के लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही है। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, अब प्रेजेंट क्राइसिस बन चुका है। बिल्कुल सही। और जब क्राइसिस आता है तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स सबसे पहले हिलते हैं। सिविकस की स्टेट ऑफ सिविल सोसाइटी रिपोर्ट 2026 ने इस पर एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन दिया है। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया है, प्रोसीजरल सेरेमनी ऑफ डेमोक्रेसी। ये उन्होंने खासकर अफ्रीकन नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। ये टर्म अफ्रीकन जियोपॉलिटिक्स और गवर्नेंस को समझने के लिए ब्रिलियंट है। आप इसे कैसे इंटरप्रेट करती हैं? मुझे तो ये बिल्कुल उस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरह लगता है जो क्लास में सिर्फ इसलिए आता है ताकि उसकी अटेंडेंस लग जाए। हाँ, वही। वो चुपचाप बैठता है, कोई सवाल नहीं पूछता और बिना कुछ पढ़े वापस चला जाता है। बाहर से देखने पर लगता है स्टूडेंट पढ़ रहा है, पर एक्चुअल लर्निंग जीरो है। इन देशों में इलेक्शंस टाइम पर हो रहे हैं, ऑर्डरली क्यूज लग रही हैं, वोटिंग मशीन्स चल रही हैं, यानी प्रोसीजर और सेरेमनी पूरी हो रही है। एग्जैक्टली। लेकिन ऑपोजिशन लीडर्स जेल में है, मीडिया सेंसर्ड है और सिविल सोसाइटी के पास कोई आवाज नहीं है। फॉर्म है पर सब्सटेंस नहीं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। डेमोक्रेसी सिर्फ बैलेट बॉक्सेस का नाम नहीं है, ये सिविल लिबर्टीज पर डिपेंड करती है। इसलिए गवर्नेंस रिपोर्ट्स में इन टर्म्स को एक्सटेंसिवली मैप किया जाता है, क्योंकि ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। राइट। तो जब इंटरनेशनल वाटर्स वॉलेटाइल हो, क्लाइमेट फोर्स्ड माइग्रेशंस हो रही हो और देशों के अंदर डेमोक्रेसी हॉलो हो रही हो, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ,
ऑब्वियस सी बात है कि हर देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस मैकेनिज्म्स को अपग्रेड करेगा और भारत एग्जैक्टली यही कर रहा है। अब आते हैं हमारे डिफेंस एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस पर। इंडिया अपने नेबरहुड में एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चल रहा है। हाल ही में कोलंबो में इंडिया श्रीलंका की बाइलैटरल डाइविंग एक्सरसाइज का 4th एडिशन कंडक्ट हुआ, जिसे INSLN डाइवेक्स 2026 कहा जाता है। राइट। और इसमें इंडिया की तरफ से INS निरीक्षक ने पार्टिसिपेट किया। INS निरीक्षक का पार्टिसिपेशन बहुत स्पेसिफिक है। ये एक स्पेशलाइज्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल है। डाइविंग एक्सरसाइजेज नेवल वॉरफेयर का एक बहुत ही नीचे और कॉम्प्लेक्स एरिया होती हैं। इसमें अंडर वाटर सैल्वेज, माइन डिस्पोजल और स्पेशल ऑपरेशन शामिल होते हैं। लेकिन भारत वहां सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस नहीं दिखा रहा। सही कहा, क्योंकि उसी वक्त प्रोजेक्ट महासागर के अंडर इंडिया ने श्रीलंका को भीष्म गिफ्ट किया है। भीष्म? हाँ, भीष्म बेसिकली एक हाईली एडवांस्ड हेल्थ क्यूब है जो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल की तरह काम करता है डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान। तो आप देखिए, एक तरफ डाइविंग एक्सरसाइज जहां अंडर वाटर माइंस और टैक्टिक्स डिस्कस हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन एड। ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का परफेक्ट ब्लेंड है। और ये जरूरी भी है क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स तेजी से बदल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने अभी अपना इंडिजिनस तैमूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। जब भी पड़ोसी देश ऐसी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज एक्वायर करते हैं तो इंडिया को अपना टेक सर्वेलेंस डबल करना पड़ता है। और इस टेक सर्वेलेंस को बूस्ट करने के लिए DRDO ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA के लिए एक एडवांस्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा, ओके। इसका ऑब्जेक्टिव रियल टाइम सिक्योरिटी सपोर्ट देना है। उसके ठीक पैरेलल MHA ने जमीन पर 14 नए सी पोर्ट्स को इमिग्रेशन चेक पोस्ट्स यानी ICPs का दर्जा दे दिया है। अब नेशनल टोटल 114 ICPs हो गए हैं। मुझे लगता है ये दोनों इवेंट्स आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। वो कैसे? इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करें। देखिए, एक देश की बॉर्डर इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला, आसमान से एक ब्रॉड रियल टाइम नजर जो प्रज्ञा सैटेलाइट सिस्टम दे रहा है। राइट, वो इलीगल स्मगलिंग रूट्स या सस्पिशियस वेसल मूवमेंट्स ट्रैक कर सकता है। राइट। दूसरा, जब लेजिटिमेट ट्रेड और मूवमेंट हो तो उसे सिक्योरली चैनलाइज करना। ये 14 नए ICPs वही कर रहे हैं। वो कोस्टल रीजन्स में लीगल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तरफ DRDO का टेक सर्वेलेंस है और दूसरी तरफ MHA का फिजिकल रेगुलेटरी कंट्रोल। कि ऐसी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स भी इंक्लूड होती हैं, जैसे टाटा स्टील और साउथ अफ्रीका के SMS ग्रुप की रीसेंट पार्टनरशिप। ये लोग जमशेदपुर में एक रेवोल्यूशनरी इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहे हैं। इजी मेल्ट? हाँ, जो स्टील प्रोडक्शन में कोल को डायरेक्टली सिंथेटिक गैस से रिप्लेस कर देगी। लेकिन एक मिनट, स्टील प्लांट की टेक्नोलॉजी का डिफेंस और टैक्टिकल ऑपरेशन से क्या कनेक्शन? ये तो प्योरली इंडस्ट्रियल न्यूज लगती है। कनेक्शन इनडायरेक्टली बहुत डीप है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो नेवल शिप्स हों या टैंक्स हों या आर्टिलरी, वो हेविली हाई ग्रेड स्टील पर डिपेंड करती है। अभी तक स्टील प्रोडक्शन मैसिव कार्बन एमिशंस करता है। इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी सिंथेटिक गैस का यूज करके इस प्रोसेस को क्लीनर बनाती है। अगर इंडिया को एक ग्रीन और सेल्फ रिलायंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो उसके फंडामेंटल रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन सस्टेनेबल होना पड़ेगा। ये उस डायरेक्शन में एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। ओह, आई सी। पर सिर्फ अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज, चाहे वो टेक हो या स्टील, उन्हें अपग्रेड करना काफी नहीं है। एक मॉडर्न मिलिट्री को कॉम्प्लेक्स और अनफेमिलियर एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करना आना चाहिए। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड और हमारे डिफेंस एक्सरसाइज मैट्रिक्स को थॉरली एनालाइज करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रेगुलेटरी एग्जाम्स में इस मैट्रिक्स से एक ना एक क्रॉस मैच क्वेश्चन जरूर बनता है। पहले महलिल फोकस रखते हैं। गुआम में एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम सी ड्रैगन था, जिसमें USA और अन्य देशों ने हिस्सा लिया। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ काकदू का 17th एडिशन कंडक्ट हुआ, जिसमें हमारा फ्रिगेट INS नीलगिरी गया था, और श्रीलंका के साथ स्लेंडेक्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इन नेवल एक्सरसाइजेस का लोकेशन नोट करना बहुत अहम है। ग्वाम US नेवी का पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। वहां सी ड्रैगन एक्सरसाइज होने का सीधा मतलब है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की तैयारी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ काकादू एक्सरसाइज कोऑर्डिनेशंस की इंटर ऑपरेबिलिटी को और सॉलिड बनाती है। अब अगर जमीन की बात करें तो यहाँ टेरेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग नजर आती है।
यूएसए के साथ वज्र प्रहार का 16th एडिशन बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। बकलो बेसिकली स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। वहीं जापान के साथ धर्मा गार्डियन का 7th एडिशन उत्तराखंड के चौबाटिया में कंडक्ट किया गया। चौबाटिया का सिलेक्शन बहुत लॉजिकल है। ये हाई एल्टीट्यूड और डेंस फॉरेस्ट एरिया है। जापान और इंडिया दोनों को माउंटेन वॉरफेयर और एल्टीट्यूड सिकनेस मैनेजमेंट की स्पेसिफिक टैक्टिक्स प्रैक्टिस करनी होती हैं। ऐसी लोकेशंस नेचुरली उन्हें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं। फिर एक सरप्राइज एंट्री है खंजर एक्सरसाइज का 13th एडिशन। ये इंडियन आर्मी और किर्गिस्तान के बीच होती है, पर इस साल ये असम में हेल्ड हुई। राइट। किर्गिस्तान तो एक लैंडलॉक सेंट्रल एशियन देश है जहां ठंड और पहाड़ हैं। उन्होंने असम जैसी ह्यूमिड जंगल वॉरफेयर लोकेशन क्यों चुनी? यही तो डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेनिंग का फायदा है। सेंट्रल एशियन फोर्सेस अपने ड्राई माउंटेनस टेरेन में एक्सपर्ट होती हैं, पर जब उन्हें ट्रॉपिकल, रिवरीन और डेंस जंगल एनवायरनमेंट्स में अपनी लॉजिस्टिक्स टेस्ट करनी होती हैं, तो असम जैसी लोकेशन बेस्ट होती है। ये दिखाता है कि आर्मीज अब सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में नहीं, बल्कि एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्टिंग एनवायरनमेंट्स में प्रिपेयर कर रही हैं। वैसे श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति भी एक क्रूशल आर्मी एक्सरसाइज है जिसे हमें इस मैट्रिक्स में याद रखना है। और बाबीना फायरिंग रेंज यूपी में डोमेस्टिक एक्सरसाइज अमोक ज्वाला भी हुई। हाँ, अमोक ज्वाला समझ आती है क्योंकि बाबीना हैवी आर्मर टैंक्स और आर्टिलरी के लाइव फायर कोऑर्डिनेशन के लिए परफेक्ट है। लेकिन अब आते हैं उस फैक्ट पर जिसने मुझे सच में कंफ्यूज कर दिया। क्या हुआ? सेशल्स के साथ हमारी 11th एडिशन की लैमिटिए एक्सरसाइज हुई। ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, पर मेरे डेटा में क्लियरली लिखा है कि इसमें नेवल शिप आईएनएस तरकश ने पार्टिसिपेट किया। एक प्योरली ग्राउंड फोर्सेस एक्सरसाइज में नेवल वॉरशिप क्या कर रहा है? ये कंफ्यूजन नेचुरल है, लेकिन यही फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है। इसे क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन कहते हैं। क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन? एग्जैक्टली। आजकल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जमीन पर लड़े ही नहीं जाते। अगर आर्मी ग्राउंड पर मूव कर रही है तो कोस्टल फ्लैंक से उन्हें नेवल आर्टिलरी सपोर्ट या इंटेलिजेंस गैदर करके देना नेवी का काम होता है। आईएनएस तरकश का आर्मी एक्सरसाइज में होना इस बात का प्रूफ है कि इंडियन आर्म फोर्सेस अब आइसोलेटेड ब्रांचेस की तरह नहीं, बल्कि एक यूनिफाइड कमांड की तरह ऑपरेट करना सीख रही हैं। Wow, that completely changes how you look at a simple fact. और क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन का एक और माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल एयरफोर्स से आता है। इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड के बीच जॉइंट इन सिचू नाम की एक ऐसी एक्सरसाइज हुई जहां किसी को दूसरे देश जाना ही नहीं पड़ा। वेट, रियली? बिना ट्रैवल किए? हाँ, दोनों देशों के पायलट्स ने अपने अपने डोमेस्टिक बेसिस से फ्लाई किया और रियल टाइम डेटा लिंक्स के जरिए वर्चुअल कनेक्टेड एयर स्पेस में जॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए। ये टेक्नोलॉजी का एब्सोल्यूट पिनिकल है। डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट और टाइम बचाकर सिर्फ हाई एंड सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू कॉम्बैट रेडीनेस टेस्ट करना, ब्रिलियंट। तो जब हम टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर फ्रंटियर्स की बात कर ही रहे हैं, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जहां जमीन के डिस्प्यूट से थोड़ा ऊपर उठते हैं, डायरेक्टली स्पेस, इकोलॉजी और कटिंग एज ब्रेक थ्रूज की तरफ। राइट। यहाँ सबसे पहले हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है पांडा डिप्लोमेसी का। जाइंट पैंडा, जो फॉर्मली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ग्लोबल सिंबल है, चाइना उन्हें फॉरेन रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करता है। इसका मेजर सेंटर चेंदू रिसर्च बेस है और हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि 1972 में जब यूएस चाइना रिलेशंस ओपन हुए थे, तभी पहला पैंडा गिफ्ट किया गया था। पैंडा डिप्लोमेसी एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि सॉफ्ट पावर एक्चुअली कैसे काम करती है। ये पब्लिक परसेप्शन को मोल्ड करती है। लेकिन यही चाइना जब स्पेस में जाता है तो उसकी अप्रोच बिल्कुल हार्ड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस वाली होती है। एग्जैक्टली, और यही हमारा नेक्स्ट कॉस्मिक अपडेट है। चाइना ने अपने टियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए 2 पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया है। इनके नाम है मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद। यानी अर्थ के जियोपॉलिटिकल अलायंसेस अब सीधे लो अर्थ ऑर्बिट में रेप्लिकेट हो रहे हैं। बिल्कुल। उधर नासा भी अपनी लिमिट पुश कर रहा है। उन्होंने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप अनवील किया है, जिसका मेन मिशन एक्सोप्लैनेट्स और डार्क मैटर की डीप स्टडी करना है। और इसके साथ मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, या जिसे मार्स साइंस लैब भी कहते हैं, उसने गेल क्रेटर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खोजे हैं। यहाँ एक छोटी सी क्लैरिटी देना जरूरी है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सुनकर अक्सर एस्पिरेंट्स को लगता है कि मार्स पर लाइफ मिल गई, पर एक्चुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिर्फ कार्बन बेस्ड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जरूर हैं, पर इनका मिलना बायोलॉजिकल लाइफ का डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है। हालांकि
ये इस बात को स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि मार्स का एंशिएंट एनवायरनमेंट लाइफ को सपोर्ट कर सकता था। स्पेस की इन कॉम्प्लेक्सिटीज के पैरेलल अर्थ पर जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज हो रहे हैं वो कम सरप्राइजिंग नहीं है। लिक्विड गियर्स को ही ले लीजिए। मैं पढ़ रही थी कि ये ऐसे फ्लूइड गियर्स हैं जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के स्पिन और टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं, यानी मैकेनिकल फ्रिक्शन लगभग जीरो। ये कैसे पॉसिबल है? ये हाइड्रोडायनामिक्स और स्पेसिफिक मैग्नेटिक फ्लूइड्स का कमाल होता है। अच्छा। अगर फिजिकल पार्ट्स टच ही नहीं करेंगे तो वेयर एंड टेयर नहीं होगा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग या माइक्रो रोबोटिक्स, जहां माइक्रोस्कोपिक प्रिसिजन चाहिए और फ्रिक्शन फेलियर अफोर्ड नहीं किया जा सकता, वहां ये लिक्विड गियर्स एक मैसिव डिस्रप्शन ला सकते हैं। एक और डिस्ट्रप्शन आने वाला है एविएशन सेक्टर में। गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी सैफ नॉर्म्स को रिवाइज किया है। ये स्टैंडर्ड IS 17081 के अंदर आते हैं। नया टारगेट है 2027 तक एविएशन फ्यूल में 1% सैफ ब्लेंड करना। अब कोई पूछेगा कि सिर्फ 1% क्यों? 1% सुनने में मार्जिन ऑफ एरर लगता है, पर जरा सोचिए डेली बेसिस पर ग्लोबल एविएशन सेक्टर कितने मिलियंस ऑफ गैलन्स फ्यूल बर्न करता है। उस स्केल पर 1% ब्लेंड करने के लिए सप्लाई चेन्स, रिफाइनरीज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को एक मैसिव ओवरहॉल से गुजरना पड़ेगा। ये एक स्मॉल परसेंटेज है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट वॉल्यूम और लॉजिस्टिक्स का इम्पैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल है। बिल्कुल। और एक छोटी लगने वाली पर इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजी है कोल्ड स्पार्क। ये फायरवर्क्स यानी पटाखों में यूज होगी, जहां टाइटेनियम और जिरकोनियम का मिक्सचर यूज करके नॉइज को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जाएगा। फेस्टिवल सेलिब्रेट करना जरूरी है, पर साउंड पोल्यूशन को मिटिगेट करना सिविक प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। ये मेटलर्जी का एक स्मार्ट यूज केस है। लेकिन जहां एक तरफ हम पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं म्यांमार की सैल्वेन रिवर में सिवियर आर्सेनिक कंटेमिनेशन रिपोर्ट हुई है। नदियों के जहरीले होने का मतलब सिर्फ पानी का खराब होना नहीं है। इसका असर एग्रीकल्चर, फूड चेन और पब्लिक हेल्थ पर मल्टी जेनरेशनल होता है। एक तरफ अर्थ की रिवर्स पोल्यूट हो रही हैं और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और DTRA ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो फेंट न्यूक्लियर सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए स्पेस में सेंसर्स डिप्लॉय करेगी। ये पॉइंट इस पूरे सेगमेंट की आयरनी को हाईलाइट करता है। जमीन की इकोलॉजी खतरे में है, वहां ध्यान देने के बजाय नेशंस ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि स्पेस से बैठकर ये मॉनिटर कर सकें कि दूसरा देश चुपके से न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो नहीं कर रहा। ट्रस्ट डेफिसिट और पैरानोया अपनी पीक पर है। और इस दुनिया को चलाने वाली ये सिस्टम्स आखिर इंडिविजुअल्स ही मैनेज करते हैं। इसलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, गवर्नेंस अपडेट्स और ऑबिचुअरीज का लेजर देखना जरूरी हो जाता है, खासकर रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए। राइट। सबसे पहले जस्टिस लीसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, रिप्लेसिंग धीरज सिंह ठाकुर। अब यहाँ एक आम एस्पिरेंट सिर्फ नाम याद करेगा, लेकिन रिपोर्ट प्रोमिनेंटली मेंशन करती है कि ये अपॉइंटमेंट आर्टिकल 2171 के अंडर नोटिफाई हुई है। और यही पर प्रिपरेशन का लेवल टेस्ट होता है। पॉलिटी और करंट अफेयर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं। अगर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट न्यूज में है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 अपने आप करंट बन जाता है। बैंकिंग सेक्टर की तरफ आते हैं। विभा पडालकर को HDFC लाइफ के MD और CEO के तौर पर अगले 5 सालों के लिए री अपॉइंटमेंट मिल गया है। संजय लोहिया ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के नए सेक्रेटरी का चार्ज लिया है। DFS सेक्रेटरी। हाँ, और विवेक त्रिपाठी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। DFS सेक्रेटरी जैसे पोजीशंस डायरेक्टली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज शेप करते हैं, तो ये अपॉइंटमेंट्स क्रूशल हैं। गवर्नेंस में पॉलिसीज जमीन तक पहुंचना भी जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने एम्स ऋषिकेश के 6th कॉन्वोकेशन को एड्रेस किया, पर जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल अपडेट था वो था 24 अप्रैल यानी नेशनल पंचायती राज डे। ये दिन कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट को सेलिब्रेट करता है, जिसने लोकल रूरल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। और इस साल PAI 2.0 इंडेक्स लॉन्च किया गया। ये इंडेक्स ग्रास रूट लेवल पर इन पंचायत्स की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी मैप करेगा। That's a good step। पर नए सिस्टम्स बनने के साथ हम कुछ विजनरी लोगों को खो भी रहे हैं। फॉर्मर AP चीफ मिनिस्टर नंदेड़ला भास्कर राव, जो 1984 में 11th CM रहे हैं, उनका निधन हो गया। बीकाजी फूड्स के फाउंडर शिवरतन अग्रवाल भी अब नहीं रहे, और सबसे बड़ा लॉस इकोलॉजी की फील्ड में हुआ है माधव गाडगिल जी का निधन। माधव गाडगिल का नाम आते ही वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी रिपोर्ट याद आती है। उनके रिकमेंडेशंस डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट बैलेंस करने के लिए एक बेंचमार्क थी।
ऐसे इकोलॉजिस्ट का जाना क्लाइमेट पॉलिसी स्पेस में एक बड़ा वॉइड छोड़ जाता है। एकदम सही। अब इंडिविजुअली लोगों की अचीवमेंट्स की बात करें तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। स्पोर्ट्स और अवार्ड्स में भारत की पिक्चर काफी मिक्स्ड नजर आती है। कायरो में चल रहे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में इंडिया अभी 9 मेडल्स के साथ टॉप पर है। वंशिका चौधरी और सेजल कांबले ने 10M एयर पिस्टल में गोल्ड और सिल्वर जीता। प्राची गायकवाड़ ने 50 मीटर राइफल में गोल्ड निकाला और शिवा नरवाल ने भी 10M एयर पिस्टल में गोल्ड सिक्योर किया। ये यंग एथलीट्स फिनोमिनल हैं। सच में। लेकिन मुझे रिपोर्ट में आगे का डेटा देखकर झटका लगा। एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट यानी AIU ने इंडिया को कैटेगरी A में रखा है, यानी हाई डोपिंग रिस्क। इनफैक्ट 2024-25 में भारत डोपिंग वायलेशंस में ग्लोबली नंबर 1 रैंक पर है। ये कैसे हो सकता है कि हम एक तरफ मेडल्स जीत रहे और दूसरी तरफ डोपिंग में सबसे आगे हैं? ये कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी दिखाता है। टैलेंट रॉ और अबंडेंट है, इसलिए मेडल्स आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन अवेयरनेस और ग्रास रूट्स लेवल पर एथिकल गाइडेंस कंप्लीटली मिसिंग है। अच्छा। कई बार लोकल एथलीट्स ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स खा लेते हैं जिन्हें वो हार्मलेस समझते हैं, पर उनमें बैंड सब्सटेंसेस होते हैं। ये इंटेंट की कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक अवेयरनेस का फेलियर है। ये डेफिनेटली एक वेकअप कॉल है। पॉजिटिव्स में देखें तो 2027 का 13th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स अब ताशकंद होस्ट करेगा। और अगर ग्लोबल अवार्ड्स की बात करें तो लॉरियस अवार्ड्स में कार्लोस अल्कराज बने हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। पेरिस इन जर्मनी को टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। राइट। लेजेंडरी नाडिया कोमेनेशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला और लैंडो नॉरिस को ब्रेक थ्रू अवार्ड मिला है। लॉरिस हमेशा हाईएस्ट स्पोर्टिंग एक्सीलेंस को मापता है, लेकिन इसके अलावा लीडरशिप और कल्चरल अचीवमेंट्स भी हमारी लिस्ट में थे। बिल्कुल। WEF यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट में 180 लीडर्स के बीच ईशा अंबानी और जय शाह को ऑनर किया गया है। टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया गाला को रिलायंस की पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया गया और डोमेस्टिक स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्मश्री भगवान दास रेगर और अन्य पर्सनैलिटीज को मिला है। एक और जरूरी फैक्ट, कल 23 अप्रैल था और 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस थे। कौन से 3? पहला, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसके लिए 2026 की कैपिटल रबात डिक्लेयर हुई है। दूसरा, UN इंग्लिश लैंग्वेज डे और तीसरा, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे। इन तीनों का कोर ऑब्जेक्टिव एक्सेस टू नॉलेज को प्रमोट करना है। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और गर्ल्स इन ICT डे का सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज की डिजिटल इकोनॉमी में जेंडर गैप सबसे बड़ा बैरियर है। अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन टेक क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो टेक प्रोडक्ट्स बायस्ड ही बनेंगे। तो आज हमने जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ्स, नेवल एक्सरसाइजेस की हिडन रियलिटीज, स्पेस के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और डोमेस्टिक गवर्नेंस तक सब कुछ डीकोड कर लिया है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस। फ्यू, सच में। लेकिन क्या सच में फैक्ट्स और उनके पीछे का लॉजिक याद रहा? इसके लिए वक्त है हमारे डेली रिटेंशन चेक का। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ 3 स्पेसिफिक सवाल है। मैं सिनारियो बताऊंगी, ऑप्शंस दूंगी और एस्पिरेंट्स आप बिना देखे रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम रेडी टू। पहला सवाल, UCLA 2026 की स्टडी में भारत की किस वेस्ट लैंडफिल साइट को मीथेन एमिशंस के हिसाब से ग्लोबली 4th हाईएस्ट रैंक किया गया है? ऑप्शंस हैं गाजीपुर, मुंबई, सिकंदराबाद या कोडुंगायूर। सोचिए इस बारे में। मीथेन एमिशंस ऑर्गेनिक मैटर के बिना ऑक्सीजन के सड़ने से होती हैं, और UCLA ने इसके लिए सैटेलाइट्स का यूज़ किया था, और सही जवाब है सिकंदराबाद। ये एक अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट की अलार्मिंग वार्निंग है। दूसरा सवाल, मिलिट्री मैट्रिक्स से कोलंबो में हुई बायलैटरल डाइविंग एक्सरसाइज DIVEX 2026 के 4th एडिशन में किस स्पेशलाइज्ड इंडियन नेवी वेसल ने फीचर किया? ऑप्शंस है INS विक्रांत, INS निरीक्षक, INS सुनायना या INS कालवारी। हमने डिटेल्स डिस्कस की थी कि डाइविंग ऑपरेशंस और अंडर वाटर सैल्वेज के लिए एक स्पेशलाइज्ड वेसल की ज़रूरत होती है, और इसका एग्जैक्ट आंसर है INS निरीक्षक। और आखिरी सवाल, वंदे मातरम की 150th एनिवर्सरी मनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कौन सा कंपटीशन लॉन्च किया है जिसमें 50 लाख रुपए का प्राइज रखा गया है? ऑप्शंस VM फ्रेम्स, नेशनल एंथम शॉट्स, हेरिटेज रील्स या IA स्पिरिट।
कल्चरल प्रमोशन को डिजिटल एज से कनेक्ट करने का ये इनिशिएटिव था और इसका सही जवाब है वीएम फ्रेम्स। फैंटास्टिक। उम्मीद है हर स्टूडेंट अपने रिकॉल टेस्ट में एक्सेल कर रहा होगा। आज का डिस्कशन वाकई बहुत ब्रॉड और इंटेंस था। बिल्कुल। और इस पूरे डीप डाइव को कंक्लूड करते वक्त मैं चाहता हूं कि हम सब एक थॉट पर विचार करें। आज हमने पैंडा डिप्लोमेसी जैसी ट्रेडिशनल सॉफ्ट पावर देखी और दूसरी तरफ देखा कि कैसे देशों का ट्रस्ट इतना गिर चुका है कि फेंट न्यूक्लियर सिग्नल्स ट्रैक करने के लिए स्पेस में सेंसर्स बिठाए जा रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो क्या आने वाले वक्त में एक सॉवरन देश का असली बॉर्डर जमीन की बार्ब्ड वायर पर तय होगा या फिर अंतरिक्ष के ऑर्बिट्स और टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में? इन नए इनविजिबल बॉर्डर्स को समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सोचिएगा इस बारे में। एक बहुत ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग पर्सपेक्टिव। अगर आज के सोर्स मटेरियल के डीप डाइव से आपको डॉट्स कनेक्ट करने में मदद मिली है तो प्लीज़ इस ऑडियो या वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इन-डेप्थ एनालिटिकल सेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी स्टडीइंग।